चलो ठीक है, बाकी चल रही है वही चल बेसिकली यहाँ पर हम करते क्या है, जब डालेंगे रो की साइज को हम फिक्स कर लेते हैं और कॉलम की साइज को फिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, कॉलम साइज जो होती है उसे हम यूजर सेंटर करवाते हैं एट रन टाइम। रन टाइम करें या डिफरेंट डिफरेंट हम कर सकते हैं अलग से बाद में। ठीक है, तो सिंपली मैं रन टाइम में कराता हूँ। हाँ, फॉर मैंने बोला यहाँ पे INT I इज इक्वल 0, I इज लेस देन 3 एंड लेट्स I इज ना सुबह से मुझे टेंशन हो रही है। लेट्स कंसोल डॉट रीड लाइन, पहले राइट लाइन दे देते हैं। एंटर कॉलम साइज ऑफ लेट्स ठीक है, एंड देन हमने बोला यहाँ पर ARR ऑफ I इक्वल न्यू INT यस। इसका मतलब हो गया कि I जब 0 रहेगा तो 0 इंडेक्स पे उसकी कॉलम की साइज, 1 इंडेक्स पे कॉलम की साइज, मतलब हर इंडेक्स पे अलग अलग कॉलम की साइज। ठीक है, और अगर हम चाहें तो साइज एंटर कराने के बाद तुरंत वैल्यू एंटर करा सकते हैं या फिर बाद में भी करा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले साइज सबके एंटर करा लेते हैं, फिर वैल्यू एंटर कराते हैं, फिर सबसे पहले वैल्यू एंटर करा के फिर साइज एंटर कराते हैं। मैं सेपरेट करता हूँ। अच्छा, इसको करने के लिए मैं एक काम और करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर प्रत्येक रो में कॉलम की साइज अलग अलग है, तो वहाँ पर हमें लॉजिकली एक चीज सोचनी पड़ती है कि हम जो इनर लूप चलाएंगे कॉलम में चलने के लिए, ट्रेवर्स करने के लिए, हम कैसे लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे उसमें। तो उसमें हमें करना ये है कि हम जो साइज यूजर सेंटर करवा रहे हैं उस साइज को एक एरे में स्टोर कर लें। ठीक है, और उसी के सहारे हम लूप लगा सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल से कंसेप्ट होगा। INT मान लीजिए मैंने दिया साइज जस्ट ये बना लिया, और मैंने कहा जस्ट साइज और I एंड देन हम आते हैं बाहर फाइल लगाने के बाद, और लेट्स कंसोल डॉट राइट लाइन, सिंपल सा एक लाइन ब्रेकर लगा देते हैं। यहाँ पर लूप लगाते हैं फॉर I इज इक्वल 0, I इज लेस देन 3, I इज प्लस प्लस, लेट्स कंसोल डॉट राइट लाइन, प्लीज एंटर
वैल्यू सेट। That's it. हो गया है। रन कराते हैं इसको, चेक कराते हैं। इंटर कॉलम साइज ऑफ 0 रो, 3 रो बनाए हमने हैं, 3 का साइज दिया हुआ है। 0 रो में हमने दिया मान लीजिए 3 कॉलम, 1 रो में 5 कॉलम और 2 रो में 7 कॉलम, ये दिया मैंने। अब बोला प्लीज इंटर 0 रो कॉलम वैल्यू, उसमें 3 वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी मुझे, जस्ट 1 2 3। 1 रो कॉलम वैल्यू 5 वैल्यू इंटर पे जाएंगी, 3 4 एंड 5। 2 रो कॉलम वैल्यू 7 whatever। your array is that प्रिंट तो हुआ लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। ये प्रॉब्लम ये है कि मैंने गड़बड़ की है, यहाँ पे लगा दिया, राइट लाइन लगा दिया है, जिसकी वजह से रिजल्ट को आपको प्राप्त हो रहा है। तो वो राइट लाइन फिर से 2 5 3 तो 1 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एरे जनरेट करके आया है 1 2, पहले रो में 2 कॉलम बने हैं, दूसरे में 5 बना है, तीसरे में फिर से 3 बन गया है। तो प्रत्येक रो में प्रत्येक डिफरेंट कॉलम की साइज, और यहाँ पर जो ये मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है पर्टिकुलर हर कॉलम के लिए वो अकॉर्डिंग टू ये कर रहा है साइज, जो साइज इंटर कर रहा है यूजर उसके हिसाब से कॉलम की साइज मेंटेन कर रहा है। ये बेसिकली कॉलम को जनरेट ही नहीं कर रहा है या सेल्स को जनरेट ही नहीं करेगा जब तक कि आप उसके साइज को नहीं मैन्युअली डिफाइन करेंगे। तो इससे हमारी जो मेमोरी वेस्टेड होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, आप इस चीज के बाद देख लो, जो समझ में ऐसे पूछ लो। यस इज जस्ट अ वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, साइज को, कॉलम की साइज को उसको फिर से असाइन कर रहे हैं एरे की कॉलम की साइज। हाँ क्योंकि 3 0 है ना,
तीन रो में कॉलम की साइज जाएगी। बस इतना सा है। किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? ये बस ये एस का डाउट हो रहा है। एस हमने उसको जे को उसको मतलब कॉलम को असाइन करने के लिए कराया था। हाँ बिल्कुल, तो इसको इक्वल कर दिया साइज आई को इक्वल टू एस। देखो जेड डायरी में बेसिकली होता क्या है, रो तो फिक्स होते हैं लेकिन जो कॉलम होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। कॉलम की साइज यूजर डिफाइन करता है अपने नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक एरे बनाया जिसमें रो की साइज 3 फिक्स कर दी, कॉलम को खाली छोड़ दिया, ठीक है। एंड एक और एरे बनाया जिसकी साइज 3 रखी, बल्कि ये सिंगल डायमेंशन एरे है, आपका 1D एरे है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक लूप लगाया, क्योंकि हमारे पास 3 रो है तो हमारा आई लूप 3 टाइम चलता है, तब पूरे 3 बार चला रहे हैं इसको, 0 से 3 तक चला रहे हैं, बेसिकली 3 से 1 2 तक। दूसरा एरे इसलिए लिया है क्योंकि यूजर जो साइज एंटर करेगा कॉलम की, वो तो एक बार एंटर करके चला गया, बाद में उसी पे हमें लूप लगाना पड़ेगा। हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हर कॉलम की साइज मुझे क्या, मतलब हर रो में कितनी कॉलम कितनी बार लूप चलाना है, क्योंकि हर रो का कॉलम तो अलग अलग है ना, ये फिक्स है नहीं। तो हम कैसे पता पाएंगे हम इस लूप को इतने टाइम चलाएं? तो उसी के लिए हमने क्या किया, उसके जो साइज वो एंटर कर रहा है उसको एक एरे में स्टोर कर ले रहे हैं, ताकि बाद में हम उसी अकॉर्डिंग लूप लगा सकें, कंडीशन लगा सकें, ठीक है। एंड देन हमने कहा, इससे बोला कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर साइज कॉलम साइज ऑफ व्हाटएवर एरे, ठीक है। रो यहाँ आ गया, आई 0 है तो 0 रो आ जाएगा, 1 है तो 1 रो आ जाएगा, 2 है 2 रो आ जाएगा ना। और उसके बाद हमने क्या किया, उसको रीड किया, यस में स्टोर करा लिया। यूजर ने जो वैल्यू एंटर की यस में गया, और उसको हमने कहा एरे ऑफ आई, आई मतलब 0 रो पर न्यू INT यस, मतलब 0 रो पर उसके कॉलम की साइज, आई 0 है तो 0 रो पर कॉलम की साइज, और फिर वही वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं साइज ऑफ आई में, तो ये भी क्या करेगा, 0 इंडेक्स पर यस को स्टोर करा लेगा। फिर जब आएगा लूप आई प्लस प्लस करेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, यहाँ मैसेज प्रिंट करेगा, फिर से आएगा यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर होगी, और फिर से क्या होगा, यस में जाएगा, और फिर क्या बोलेगा, एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या हो गई 1 इंडेक्स पे चला गया, तो बोल रहा है 1 रो पर न्यू कॉलम साइज क्या होगी, यस। तो जो भी इसकी कॉलम साइज गई यहाँ चली गई, फिर से यहाँ पर भी स्टोर हो गया। सेम कंडीशन में थर्ड टाइम आया तो सेकंड वाले तीसरी रो पर कॉलम साइज डिफाइन हो गई। इस तरह से यहाँ पे हर रो पर कॉलम की अलग अलग साइज सेट हो जा रही है, और वो वैल्यू आपकी साइज मतलब एरे में भी चली जा रही है, मतलब आपका जो साइज का एरे है उसमें भी स्टोर हो जा रही है, ठीक है। तो पूरा यही तरीका होता है कि प्रत्येक रो में हम कॉलम की साइज को कैसे डिफाइन करें, ओके। एंड देन हमने कहा, जब इतना कर लिया तो हमने बेसिकली बोला कि हम उसमें वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, तो हमने बोला यहाँ पर व्हाटएवर लूप चला दिया पहला,
अब दूसरा लूप मैं आपको कुछ मैसेज दे दिया हमने, दूसरा लूप में हमने क्या किया, z इक्वल 0, क्योंकि दूसरा लूप फिक्स नहीं है कि कितनी बार चलेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे साइज ऑफ i, साइज ऑफ i का मतलब क्या हुआ, जब i की वैल्यू 0 रहेगी तो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू रहेगी, तो 0 इंडेक्स में जो कॉलम साइज गई थी उतनी बार चलेगा। जब 1 हो जाएगा तो 1 इंडेक्स की जो कॉलम साइज होगी उतने टाइम चलेगा, 2 होगा जो 2 इंडेक्स की कॉलम साइज होगी, व्हाटएवर जो साइज होगी उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। देन को j को प्लस प्लस करता रहेगा, वैल्यू एंटर कराता रहेगा और अरे ऑफ ij में स्टोर कराता रहेगा ये, ओके। एंड देन यहाँ पर आकर के ये उसे प्रिंट कर देगा। यहाँ पर वही काम किया गया, वहाँ एंटर कराया हमने, यहाँ प्रिंट करा दिया, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडेक्सर था, इंडेक्सर डेलीगेट हो गया था, डेलीगेट वाला चैप्टर हैंडलिंग करवा दिया। अच्छा इंडेक्सर होगा, इवेंट वेव हम आपको कराएंगे, वेव में यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इवेंट के लिए वही इवेंट क्रिएट करेंगे जो भी करना होगा। चलिए ठीक है, फटाक से करता हूँ मैं और आगे निकलता हूँ। इंडेक्सर चलिए, इंडेक्सर बेसिकली होता क्या है,
इंडेक्सर आपके क्लास का एक मेंबर होता है जो आपके क्लास के मेंबर को एक वर्चुअल एरे में कन्वर्ट कर देता है। वर्चुअल एरे का मतलब होता है एरे जैसा लेकिन एरे नहीं है। तो आप अपने मेंबर्स को एक एरे की तरह डील कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने क्लास के मेंबर को एक एरे की तरह डील कर सकते हो, लेकिन वो एरे नहीं होगा। ठीक है, एरे की तरह डील किया जा सकता है। तो सिंपली इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, सिंपल सा। डिवीजन में भी कोई मतलब लिंक है क्या आपका? डिवीजन में था मैं पहले, डिवीजन देखो सर में वही था आया क्या मतलब गया था। अरे वो जो गारंटी देते हैं 100% उस चक्कर में गया था, देखते तो हम वहाँ का पूरा डिपार्टमेंट मैं ही संभालता था, सीएस वाला। तो है एक्चुअली सर, बट ये 2 महीने बाद भगा देते हैं कंपनी वाले, कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है। मैंने पूरा मतलब अच्छे से एनालिसिस किया, मतलब पहुंच के दबा के सारे स्टूडेंट्स को। उन्होंने एक चीज अच्छी कर रखी है, फेसबुक पेज पे ना अपने सारे स्टूडेंट्स के नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं और उनके दूसरे फीडबैक करते हैं। एक्चुअली उनका जो डिपार्टमेंट है, नेटवर्किंग का जो डिपार्टमेंट है वो अच्छा है। नेटवर्किंग में, टेक सपोर्ट वगैरह में जॉब दिला देते हैं अच्छे से। बट सर आगे ग्रोथ के लिए तो दिक्कत है, टेक सपोर्ट में कोर आईटी में नहीं हो पाता ना। हाँ, तो उसमें वो तो अलग चीज है ना, वो तो उनके लिए है। उसमें क्या होता है, कोई भी बंदा होता है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या टेक्निकल नॉन टेक्निकल है, उसको 1 महीने ट्रेंड कर दिया जाए, उससे बड़े प्यार से जॉब मिल जाती है। ठीक है, जिसका स्टार्टअप नहीं हो रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए है 1 महीने उसको ट्रेंड कर दो। कुछ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, रटवा दिया क्वेश्चंस, कुछ चीजें होती हैं बेसिकली इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क पार्ट को बता दिया गया, उतने से उनका कंफर्म हो जाता है और गारंटीड जॉब मिल ही जाती है। बट वही है ना, बट मैंने जितना पूछा है, एक ने बताया मुझे, कहता भाई मैं सही से बताऊं तेरे को, जॉब मतलब कोई कहते हैं ना परमानेंट नहीं होता। तेरे को 3 महीने के लिए बताएंगे, नहीं निकाल देंगे 3 महीने बाद। कह रहा मैं वहाँ से आया हूँ 7 साल से और अभी 1 साल हो गया, 9,000 रुपये में जॉब कर रहा हूँ। मिलती नहीं, क्या इंस्टीट्यूट है। हाँ ये ना पीछे इधर सामने, उसमें नेटवर्किंग में सही होता है, नेटवर्किंग जॉब मिल जाती है, उसमें दिक्कत नहीं होती। फिलहाल के लिए क्या होता है ना, उसमें जॉब मिल जाती है, टेक सपोर्ट हुआ, और जो ये होते हैं वोडाफोन वगैरह में क्या होता है ना, वाले होते हैं, मार्केटिंग वाले होते हैं, इनमें नहीं लेवल 1 वगैरह नहीं मिलती है, उसको जॉब नहीं मिल पाती है। छोटे लेवल जॉब मिल जाती है, हो जाता है, उसकी वो गारंटी लेते हैं। उसी यहाँ पे उन्होंने ओपन किया था सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में एंड्रॉयड और PHP चल रहा था, तो एंड्रॉयड PHP में ही संभाल रहा था। तो जवाब उसमें एक भी जवाब दिला नहीं पाए, मतलब बहुत सारे बच्चे आए थे, एडमिशन लिए थे, सपोर्ट ट्रेनिंग लगी हुई थी, तो अब नहीं दिला पाए। तो मैंने अपने रेफरेंस से करीब 8-10 बच्चों को जॉब दिलाई थी। उसके बाद अब एक ट्रेनर है कि ट्रेनर या तो पढ़ा सकता है या तो मार्केट में डाल सकता है। उन्होंने बोला कि सर आप इसको डिपार्टमेंट में दे दे रहा हूँ आपको, आप इसको जॉब दिलाइए, पढ़ाइए, चाहे जो करिए। और मेरे बस की इतनी बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना। या तो मुझे मार्केट में छोड़ दो, मार्केट में देखूँ, इंटरव्यू कराऊँ, जॉब दिलाऊँ, या फिर पढ़ाने के लिए बोल दो, एक ही जॉब कर सकता हूँ अच्छे से। और इतना बड़ा डिपार्टमेंट, जो बिल्डिंग ली थी 70-80 हज़ार रुपये उसका रेंट था, मेंटेनेंस थे, एम्प्लॉई थे, मैनेजमेंट था, तो एक बंदा क्या क्या देख सकता है। तो मैंने हाथ तरह कर दिया, अपना रख लो आप, मेरे बस की बात नहीं है। तो उसके बाद मैं जब चला आया, मुझे लगता सारे बच्चों ने पैसे वापस करा लिए वहाँ से। दिल्ली में फंडेबल गारंटी है, बच्चे सर पे चढ़ गए। दिल्ली में भी गया था, इधर भी गया था, दोनों पे गया था। कटवरिया सराय में ब्रांच है और एक यहाँ पर है। नेटवर्किंग वो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, नेटवर्किंग डिपार्टमेंट उसमें 20-22 हज़ार रुपये लेते हैं, 1 महीने में ट्रेंड कराते हैं, जॉब मिल जाती है।
बंदा जब बिल्कुल क्योंकि सॉफ्टवेयर में ये सब कंडीशन नहीं होती ना, सॉफ्टवेयर में ट्रेन बंदे नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर में तो लॉजिकल बंदे चाहिए। वहां पर नेटवर्किंग वगैरह में जो एमएनसीज है जो थर्ड पार्टी से हायर करती है, वो थर्ड पार्टी से हायर भी कैसे करते हैं, बल्क में 150-200 बंदे उठाते हैं एक बार में, निकाल के ऐसे उसमें चल जाता है, उसमें रेफरेंस है 150 उठाया, अगर 10-20 बंदे आप ले ले रहे रेफरेंस से क्या बुरा जाता है, किसको फर्क पड़ता है? 150 बंदे अगर एक दिन हायरिंग हो रही है और 10 बंदे 15 बंदे किसी के रेफरेंस पे चले गए, क्या फर्क पड़ता है? हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है। सॉफ्टवेयर में सब केस नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, लोग जाने के बाद धीरे सीख लेते हैं, बुजुर्ग है कि काम करते करते सीख लेते हैं। सॉफ्टवेयर में सब चीज केस तो नहीं होता है। वो सॉफ्टवेयर में एक भी जॉब नहीं दिला पाए। इवन एक बच्ची को जॉब दिलाए थे, उसको होम एट वर्क मतलब घर से काम मिलता था करने के लिए, वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी। काफी प्रॉब्लम है। एंड्रॉइड वाले डिपार्टमेंट तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में काफी जॉब दिला दी, बच्चे शांत थे। जब मैं चला आया उसके बाद बच्चे हल्ला किए, उसके बाद सब परेशान हो गए, सबको पता है जॉब नहीं मिलने वाली है। और वहाँ पे जो लोग जाते थे वो लोग यही मांग करते थे जॉब मिल जाएगी, पढ़ाओ जॉब मिल जाएगी। लिखा हुआ ही रहता है उसमें, लिखा हुआ और स्टैम्प पेपर जॉब गारंटी, अदरवाइज रिफंडेबल अमाउंट। चलिए फिलहाल के मैं आपको बताता हूँ इंडेक्सर। इंडेक्सर जब हम बनाएंगे अपनी एक क्लास होगी, वट एवर एनी क्लास, इसमें पेरेंट क्लास, इसमें एनी क्लास, ठीक है। और बेसिकली हम एक एरे सिंपल सा बना लेते हैं, एक सिंपल सा हमने एरे बनाया रेंज नाम का, ठीक है। इंडेक्सर बनाने का तरीका होता है आपके पास मॉडिफायर, इंडेक्सर का टाइप, क्या टाइप उसका होगा, एंड दिस कीवर्ड के साथ इंडेक्सर बनाया जाता है, ठीक है। दिस और यहाँ पर एक एरे में रेफर किया जाता है इंडेक्स रेंज, इंडेक्स रेंज रेफर किया जाता है यहाँ पे एक आईएनटी इंडेक्स रेंज वट एवर, जिसमें हम गेट और सेट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आपको पता है गेट सेट प्रॉपर्टी वैल्यू को ऑटोमेटिक सेट और गेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे इंडेक्सर अपना कॉल करेंगे, इंडेक्सर इज जस्ट दिस का मतलब करंट, दिस का मतलब होता है ना करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट। तो हम जो करंट क्लास के अंदर है ये बेसिकली किसे लोकेट करेगा, करंट क्लास को लोकेट करेगा, जिस क्लास के अंदर उस क्लास को देखेगा। और बेसिकली क्लास तो अपने आप में कुछ होता नहीं है, लॉजिकल है। इसका जो फिजिकल थिंग है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका जो वर्क करेगा उसके साथ करेगा, ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करेगा। ये मतलब जब भी बात करेगा ये उसके ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट करने की बात करेगा, ऑब्जेक्ट में वैल्यू को गेट करने की बात करेगा, ठीक है। और वैल्यू सेट कैसे होगी, ये एक एरे का स्ट्रक्चर है, तो एरे फॉर्मेट में वैल्यू को सेट की जा सकती है, एरे फॉर्मेट में वैल्यू को गेट की जा सकती है, ठीक है। एंड देन सेट करने के लिए हमने वही रेंज को सेट कर दिया और गेट करने के लिए उसी रेंज को गेट कर दिया। तो बेसिकली होगा क्या कि जब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे करंट क्लास का, तो इस क्लास के जो मेंबर्स होंगे वो हम एक एरे की तरह है, एरे की तरह उस ऑब्जेक्ट को डील कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं एरे की तरह डील, अब देखिएगा। यहाँ चलता हूं मैं पेरेंट क्लास को भी मानता हूं, पेरेंट क्लास वट एवर बट ओबीजे इज इक्वल टू पेरेंट क्लास, ये बन गया ऑब्जेक्ट आपका। एंड देन अगर आप करते हैं ओबीजे, ठीक है, देखिए ओबीजे डॉट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई मेथड नहीं है, लेकिन ओबीजे ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ पे। ओबीजे ऑफ मैंने क्या है यहाँ पे 10, ठीक है। तो सिंपली only assignment अच्छा पोजीशन 0 फर्स्ट वैल्यू तो 5 इंडेक्स का हमारा एरे बना हुआ है, तो 1 2 3 एंड ये तरीका होता है। देखिए होता क्या है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है
वैसे तो ऑब्जेक्ट डॉट करके आप प्रॉपर्टी मेंबर को कॉल करते हैं, लेकिन जब आप इसे इंडेक्सर बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्चुअल एरे, ठीक है। और यहाँ पर इसमें मिल जाएगी ऑब्जेक्ट के इंडेक्स। तो ऑब्जेक्ट का 0 इंडेक्स पोजीशन पे चला गया, आपकी 0 वैल्यू, 1 इंडेक्स पे 1 सेकंड, कुछ भी डाल सकते हो आप, जो आपकी टाइप रहेगा, आपकी सारी वैल्यूज जाकर के सेट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब प्रत्येक इंडेक्स पोजीशन पे आप अलग अलग वैल्यूज को सेट कर सकते हो और उन्हें गेट कर सकते हो। सेट करना तो आपने देखा, जस्ट सेट करने का तरीका क्या रहा आपका, सेट तो इससे हो रहा है और गेट इससे हो रहा है, गेट मेथड से। अगर आप इसे गेट करोगे, मैंने बोला यहाँ पे डॉट राइट लाइन ओबीजे ऑफ व्हाटएवर बट 3 इंडेक्स पोजीशन, तो मैं 3 इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, जस्ट लाइक दैट, फोर्थ वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली कर क्या रहा है यहाँ पे, वो क्या रहा है, वो लिख रहा है कि आपका जो क्लास है, क्लास के जो मेंबर हैं, क्लास में जो डाटा है, क्लास जो है उसे यह वर्चुअल एरे में कन्वर्ट कर देता है। और आप इसे एक एरे की तरह डील कर सकते हो, जैसा कि एरे में इंडेक्स क्रिएट होता है 0 1 2 3 4, वैसे इसको भी आप ट्रीट कर सकते हो। अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डॉट साइन से एक्सेस होते हैं, तो ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम, मेथड नेम, प्रॉपर्टी नेम जो भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो इंडेक्सर है ये आपके इस सारे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एरे में कन्वर्ट करेगा, और आप एरे की तरह भी डील कर सकते हो। यही होता है इंडेक्सर का मोटिव। वैसे बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। इसे हम यूज तब कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, बहुत बड़ी सी लिस्ट होती है, वहां पर हर प्रॉपर्टी को, हर मेथड को याद करने में डिफिकल्टीज होती हैं, तब क्या करते हैं, उसका इंडेक्सर बनाते हैं, उसे इंडेक्सर के थ्रू डील करते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। लिस्ट वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है, वैसे यूज नहीं होता है इसका। इंडेक्सर में गेट एंड सेट प्रॉपर्टी होती है, जो इंडेक्सर में क्लास में एक इंडेक्स पर वैल्यू को सेट करेगा और क्लास में एक इंडेक्स पर वैल्यू को गेट करने का काम करेगा। एक बार इसको देखिएगा, इसमें जो समझ में आए इसको पूछ लीजिएगा। इंडेक्सर बनाने का हमारा तरीका यह है, जिससे इंडेक्सर हम बनाते हैं, कॉल इसे वैसे करेंगे, एरे की फॉर्म में कॉल उसे वैसे ही कर लेंगे, हम जैसे एरे को डील करते हैं वैसे इसको डील कर सकते हैं।
मोबाइल पर तो कितना काम करते हो? मोबाइल पर तुम्हारा वो सिलेक्ट करती होगी ना, वो सिलेक्ट करती होगी। अगर आप एक्सेल बताओगे तो एक्सेल बताओगे कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्या चीज़ चल रहा है प्रॉपर? अरे यार आगे लगी हो गया ये? कौन सा टाइम लगेगा सब कुछ चलता है। इसकी टाइमिंग चेंज हो चलिए एक निगाह में हम इवेंट आपको थोड़ा सा बताते हैं। इवेंट को थोड़ा सा यहाँ बताएंगे, समझाएंगे, थोड़ा सा एग्जांपल देंगे। कंसोल में इवेंट बहुत कम ही मैटर करता है क्योंकि कंसोल में इवेंट बनते ही नहीं है। रीजन क्या होता है, यहाँ पर हमारा माउस का यूज होता नहीं है, केवल एक ही इवेंट बनता है, की प्रेस का इवेंट। कंसोल विंडो पे जब भी आप काम करते हैं केवल कीबोर्ड से वर्क करते हैं और सारा काम की प्रेस पे बनता है, तो इवेंट का कोई मैटर नहीं होता है। जब आप वेब में या विंडो में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग इवेंट बनते हैं, जैसे माउस क्लिक किया, माउस ओवर किया, माउस आउट किया, बटन क्लिक किया, बटन डबल क्लिक किया, हाँ अलग अलग इवेंट बनता है वहाँ पे। तो वहाँ पर आप बहुत सारा इवेंट जनरेट कर सकते हो। तो वेब में इसको हम डेप्थ में देखेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको समझाता हूँ इवेंट के बारे में। एक छोटा सा डेटा मेरे पास है। इन C# इवेंट इज अ क्लास मेंबर दैट इज एक्टिवेटेड व्हेनेवर द इवेंट इज वाज डिजाइन्ड फॉर अकर्स। मतलब इवेंट एक तरह का क्लास मेंबर होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं। जैसे हमने बटन क्लिक डिजाइन किया है, बटन क्लिक पे इवेंट फायर होना चाहिए। जैसे हमने क्लिक किया बटन पे, वो इवेंट क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है या फायर हो जाता है। ठीक है, मतलब एक स्टेट उसकी होती है, एक पोजीशन होती है, एक सिचुएशन होती है जब वो फायर होता है। जैसे क्लिक हुआ, होवर हुआ, डबल क्लिक हुआ, की प्रेस हुआ, एक टाइम हो, एक सिचुएशन है, एक स्टेटस है जब वो फायर होगा। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज होती है इवेंट। तो बेसिकली इट इज लाइक टू यूज द टर्म फायर। बेसिकली फायर टर्म यूज, फायर वर्ड यूज कर सकते हैं। व्हेन द इवेंट इज एक्टिवेटेड, मतलब इवेंट एक्टिवेट होने का मतलब है वो फायर कर रहा है। क्लिक किया तो फायर हो गया, फायर होने का मतलब उसके अंदर जो कोड है वो सब एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, एनीवन इंटरेस्टेड इन द इवेंट कैन रजिस्टर एंड नोटिफाइड एज सून एज इवेंट फायर्स। एट द टाइम ऑफ इवेंट फायर रजिस्ट्रेशन मेथड विल बी इन्वॉल्व्ड। मतलब ये होता है कि हम अपने किसी भी इवेंट पर कोई मेथड रजिस्टर कर सकते हैं, और जैसे हम उस इवेंट पे फायर करेंगे, इस इवेंट पे क्लिक करेंगे या उस इवेंट को फायर करेंगे, वो जो रजिस्टर्ड मेथड होगी वो ऑटोमेटिक फायर हो जाएगी या कॉल हो जाएगी। ठीक है, या जो भी उस इवेंट पे हम लेफ्ट कोड राइट रखेंगे वो कोड हमारा क्या होता है, फायर हो जाता है। ठीक है, याद रहे इवेंट और डेलीगेट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, दोनों ही साथ में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि एक डेलीगेट होता है जो कॉल करने का काम करता है और इवेंट जो होता है फायर करता है। तो बेसिकली जो इवेंट होता है वो डेलीगेट के थ्रू फायर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल आपको सिंपल सा दिखाएं यहाँ पे।
मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पे पब्लिक, जस्ट पब्लिक वाइड इवेंट हैंडलर, या मैंने आपको बताया डेलीगेट बनाने का तरीका यही होता है। पब्लिक डेलीगेट थ्रू डेलीगेट बनाते हैं, वाइड डेलीगेट टाइप रिटर्न टाइप हो गया, इवेंट हैंडलर डेलीगेट का नेम हो गया और इसका पैरामीटर हो गया, ठीक है। अगर क्लास बनाई हमने, एक सिंपल सी क्लास बनाई है प्राइवेट स्ट्रिंग द वैल्यू व्हाटएवर, एक वैल्यू हो गया, ठीक है। डेलीगेट इवेंट समझने के लिए डेलीगेट आपको समझ में आना चाहिए, डेलीगेट नहीं समझ में आएगा तो इवेंट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देन पब्लिक इवेंट जस्ट एक इवेंट है, एक इवेंट टाइप हो गया, इवेंट हैंडलर वैल्यू चेंज, ठीक है। एंड देन इसकी एक प्रॉपर्टी सेट कर दी हमने वैल्यू को सेट करने के लिए। तो बेसिकली क्लास में जो भी वैल्यू आ रही है उसको हमने इवेंट में सेट किया और फिर उसको हम रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू को। तो सिंपली हमने जो इवेंट बनाया है वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने कहा इवेंट डॉट वैल्यू चेंज इक्वल, ये रेस्टेट करने का तरीका होता है प्लस इक्वल से मेथड को रेस्टेट करते हैं। तो प्लस इक्वल न्यू इवेंट, नया इवेंट हैंडलर हमने ऐड किया स्ट्रिंग str व्हाटएवर, और हमने कहा डू तब तक करते रहो जब तक कि यूजर एग्जिट ना प्रेस कर दे, जब तक यूजर एग्जिट ना प्रेस कर दे किसमें, str में। जैसे यूजर एग्जिट प्रेस करेगा str में, तुरंत क्या होगा, ये लूप से बाहर हो जाएगा, यानी कि इवेंट उसका फायर हो जाएगा और लूप से ये एग्जिट कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी कम समझ में आती है क्योंकि यहाँ पे केवल की प्रेस है, तो एग्जिट आया तो भी हम प्रेस कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं, इवेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर हम वेब टर्म में ले चलेंगे तो आपको अच्छे से इवेंट समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये भी शायद अच्छे से समझ में आया कंसोल पे, क्योंकि मैं अक्सर करके इवेंट को कंसोल पे बताता ही नहीं है क्योंकि लोगों को समझ भी नहीं आता है। इवेंट होता ही नहीं है, समझ में आएगा। यहाँ पे एक ही इवेंट है की प्रेस का, तो क्या समझ में आएगा। इसको मैं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले चलूं, जैसे मैंने एक ओपन कर लिया, मान लीजिए नया प्रोजेक्ट ले लेता हूं मैं, अब एक वेब ले लेता हूं, वेब एप्लीकेशन, लेट्स वेब एम्प्टी वेबसाइट, एक फॉर्मेट कर लेते हैं। सब कंसोलर करने का दिखाएगा, काम तो उसमें ही हो जाता है। कैसे बोल दिया आपने ऐसा, तकलीफ हो जाएगी लोगों को, अटैक आ जाएगा ऐसे बोलेंगे तो आप। चलिए, ये बटन मेरे पास है, एक मेरा फॉर्म है, सिंपल डिजाइन मोड पे चलता हूं मैं, आपको दिखाता हूं मैंने बटन बनाई ना, ये ग्राफिकल GUI मोड है। अगर मैं इस पे इवेंट की बात करूं, इस पे राइट क्लिक करूं, प्रॉपर्टी पे चलो, तो यहाँ पर इसका इवेंट सेक्शन होता है। इस पे चलेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास ढेर सारे इवेंट होते हैं इसके, जैसे क्लिक है, कमांड है, डेटा बाइंडिंग है, डिस्पोज है, इंस्ट्रक्शन है, लोड है, प्रेजेंट है, अनलोड, एंड्स ऑफ इवेंट है, ठीक है। और मैं अगर इस पे डबल क्लिक करता हूँ, इसका इवेंट जनरेट होकर के हमें मिलता है। यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड बाय बटन वन क्लिक व्हाटएवर, यहाँ पर इवेंट आ गया जनरेट होकर के, और इसका एक्चुअल जो इवेंट बना है वो कहीं और बनता है, कहाँ बनेगा ये देखिएगा। यहाँ चलेंगे हम वेब फॉर्म 1 के अंदर, यहाँ पर इसकी एक डिजाइनर फाइल होती है, इस फाइल में चलेंगे, एडियो नहीं है ये, बेसिकली ये आपका इवेंट वेब में होता है हमेशा, ध्यान रखिए। वेब और विंडो ग्राफिकल जहाँ पर GUI चलते हैं ना, वहाँ इवेंट होता है। चाहे विंडो एप्लीकेशन आपको डेवलप करेंगे, चाहे वेब करेंगे, वहां पर इवेंट होते हैं बेसिकली। हाँ, ये भी डेटाबेस एंटिटी के यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर वो इवेंट आपका रजिस्टर हो जाता है, जब भी आपको इवेंट जनरेट करेंगे, बनाएंगे, यहाँ पर इवेंट आपका रजिस्टर होगा और यहाँ से वो आपको फायर करने की फैसिलिटी देगा। आप बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पेज लोड होगा तो क्या होगा, पेज अनलोड होगा तो क्या होगा, ऐसे सैकड़ों इवेंट बनते हैं पूरे। अगर एप्लीकेशन में देखा जाए तो सैकड़ों इवेंट होते हैं और हर कंट्रोल का अलग अलग होता है। जैसे होवर हुआ, माउस ओवर, माउस आउट, माउस लीव, और बहुत इवेंट अच्छे से समझना हो तो आप सबसे अच्छा होगा जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे। जावास्क्रिप्ट ज्यादा इवेंट कहीं नहीं होता है, सबसे ज्यादा इवेंट वहीं दिया गया है। वो भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, वो भी मेन तो जावास्क्रिप्ट ही है।
सर वो तो बताता हूँ, अब ये खुल के आए कोडिंग, ये तो कंसोल ही हो गया एक तरह से। कंसोल नहीं हो गया ये, इसका जो आउटपुट होगा वो GUI मोड में पास होता है, मतलब वेब फॉर्म पर दिखेगा आपको, और उसका जो आउटपुट होगा वो कंसोल स्क्रीन पे दिखता है। ये डिफरेंस है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कंसोल में हम लोग कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं जिसको केवल हम कीबोर्ड के थ्रू डील कर सकते हैं। वहां पर माउस का कोई यूज नहीं होता है, ग्राफिक्स नहीं होगा, पिक्चर नहीं लगा सकते हैं आप, बॉक्स नहीं बना सकते, हेडर फुटर नहीं लगा सकते, स्टाइल नहीं दे सकते, यहाँ पर सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये GUI में सारी फैसिलिटी होती है। कंसोल बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए होगा बस। प्रोग्रामिंग के लिए हो गया, कंसोल एप्लीकेशंस बहुत ही मतलब कम बनते हैं। आज की टाइम पहले चलता था, मतलब मैं बात करूँ तो ये 2000 के पहले कंसोल एप्लीकेशन ज्यादा चलते थे। तो वो जो 93 में आया है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, 95, 93, 91 में आया है, 95 में विंडोज 95 आया है, तब से GUI मोड प्रचलित है। उसके बाद 2000, 2002, 2002 सर्वर, 2000 फिर आपका आया विस्टा आ गया, 2007 आ गया, 2000 XP बीच में आया, फिर उसका 2000 व्हाटएवर विंडो वर्जन आ गए ढेर सारे। तो GUI मोड मतलब 91 के बाद GUI लोग यूज कर रहे हैं, उसके पहले CUI यूज करते थे लोग। उस टाइम पे हम लोग फिर ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पे ये नहीं करते थे, फिर हम सारा काम कमांड से शुरू करते थे, CMD से। और अब बना है अब सब कुछ बना मैथमेटिक्स में है, बट नॉलेज हो गई। सब में होता है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग का जो कोर पार्ट होता है ना, बैकएंड ही होता है, वो कमांड ही होता है। यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए केवल आपको GUI दिया गया है कि आप आसान तरीके से इंटरेक्ट हो पाओ बस। उसको करा सकते हो, जाओ में तो ID है, जैसे ये भी अगर आप इसमें करना चाहो इसमें भी ऐसे कर सकते हो। .NET में भी अगर आप चाहो तो नोटपैड पे प्रोग्राम टाइप करो और कमांड प्रॉम्प्ट से रन कराओ। इसमें फ्रेमवर्क डाल दो अपना, इसमें भी .NET फ्रेमवर्क डाल लो, कोई फ्रेमवर्क उसका सॉफ्टवेयर हो गया, लाइब्रेरी हो गई, ये भी लाइब्रेरी हो गई, फ्रेमवर्क डाल लिया, इसको भी कंसोल से कराओ। इसमें उसमें भी ऑप्शन है कि आप ID यूज करो, उसमें भी Eclipse आता है, NetBeans आता है, उसे यूज करो। यहाँ पर भी स्टूडियो है, फैसिलिटी दोनों आपके पास है, चॉइस आपकी है, आप किस पे काम करना चाहते हो। जब आप IDE यूज करते हो तो आसान होता है और जल्दी फास्ट वर्क होता है। कमांड प्रॉम्प्ट पे बस केवल प्रोग्राम सीखने के लिए होता है, वो एप्लीकेशन डेवलप के लिए कमांड प्रॉम्प्ट नहीं यूज किया जाता है। अगर मैं आपको ये चीज करके दिखाना चाहूँ तो सिंपली क्या होता है, यहाँ पर आप चलो सिंपली .NET पे स्टूडियो में यहाँ पे चलो और यहाँ पर टूल्स में आ जाओ, इसके स्टूडियो टूल्स, और यहाँ पे आप ओपन कर लो कमांड प्रॉम्प्ट। ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। आप ये बंद करो, अपना .NET फ्रेमवर्क बंद कर दो, इसे बंद कर दो, इसे मैं बंद कर देता हूँ। अगर आप प्रोग्रामिंग रियल टाइम में करना चाहते हो इस पे, तो क्या करना आपको है, नोटपैड ओपन कर लो। मैंने बोला नोटपैड मैंने ओपन किया, अब मैं प्रोग्राम में नोटपैड पे राइट करता हूँ। देखिएगा मैं अपना प्रोग्राम जो स्टूडियो यूज करता था, स्टूडियो यूज करना बंद कर दिया, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। तो सबसे पहले वही प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। मैंने कहा यूजिंग, सबसे पहले सिस्टम नेम स्पेस इंपोर्ट किया हमने, देन हमने एक बनाया नेम स्पेस, ठीक है, व्हाटएवर नेम स्पेस दिया मैंने ऐप। देन यहाँ अंदर आए और हमने कहा यहाँ पे क्लास बना लिया, मान लीजिए यहाँ पर प्रोग्राम, उसके अंदर हमने एक मेथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये आपकी मेथड हो गई। और यहाँ पर मैंने कहा चलो ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, मैसेज दिया आपने बोला यहाँ पर कंसोल डॉट रीड की वीडियो बनाते हैं ना तो चूं के बाद बोलता हूँ ये
वीडियो बनती है ना घर पे। सही है। मतलब इतनी चलिए ये मैंने बना दिया सिंपल सी मेथड, मतलब ये सिंपल सा प्रोग्राम कंसोल से मैं कर रहा हूँ काम, ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे, तो जनरली सेव जब करते हैं इसको हम किसी फोल्डर में कर लेते हैं। कहाँ सेव करेंगे? किसी फोल्डर में। सी के अंदर चलता हूँ मैं, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, मान लीजिए C# नाम से बना लिया मैंने, ठीक है। और लेट्स ओपन, फाइल का नाम देता मैं यहाँ पर, मान लीजिए app.cs फाइल बनती है, यहाँ पे C# फाइल बन गई। इसे मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ पे आप चलेंगे सबसे पहले root लोकेशन, मतलब उस फोल्डर में। तो आप कैसे करते हैं? cd/रूट डायरेक्टरी पे आ गए, cd स्पेस C# एंटर किया, आप उसके अंदर आ गए, ठीक है। अब आपको होता है प्रोग्राम को पहले कंपाइल कराना पड़ता है, फिर रन कराना होता है। जब आप विंडो स्टूडियो में होते हैं तो आप क्लिक करते हैं तो आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है, रन भी हो जाता है एक साथ। यहाँ पर कंपाइल अलग होगा, रन अलग होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप? CSC ठीक है, CSC प्रोग्राम फाइल आपके पास क्या है? app. बेसिकली कंपाइल होगी प्रोग्राम फाइल, और यहाँ पर देखिए एरर आ रही है, जो एरर आपको मिल जाएगी। देखिए एरर आ रहा है, क्या आ रहा है? सिस्टम could not be found or a missing directory or assembly reference। क्यों? क्योंकि सिस्टम जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ये कैपिटल में होना चाहिए और हमने दिया है यहाँ पे स्मॉल, ठीक है। इसको सेव किया हमने और फिर से कंपाइल करते हैं, फिर दूसरी एरर चेक करते हैं। अब देखिए सेकंड एरर मिल गई यहाँ पे, कंसोल। ये कंसोल इज कंसोल में सी जो होता है क्या होता है? वो कैपिटल होता है, और हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, ठीक है। कितनी अच्छी डिबगिंग है यहाँ पर। जब सब कुछ सही, यहाँ पर देखिए लास्ट एरर आ रहा है कंसोल, फिर से इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये लगा दिया। अब फिर से अगर मैंने इसको रन कराया तो आप देखेंगे ये पूरी तरह से सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। जब कंपाइल हो जाएगा तो आप चलेंगे अपने फोल्डर में, जहाँ पे फोल्डर बनाया है सी में, इट्स C# में। यहाँ देखिए दो फाइल बन गई है, एक app.cs है, एक app.application है, एक EXE हो गई फाइल। कंपाइल होने के बाद, जब कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा तब ये फाइल बनती है, ठीक है। और अब रन जो करेगा वो कौन सी फाइल रन करेगा? ये वाली फाइल रन करेगा, ये वाली फाइल hello from console whatever, ये फाइल रन करता है। दिस इज योर MSIL कोड, ठीक है। ये MSIL कोड होता है आपका, यही रन करता है। ध्यान रखिएगा, एक बार अगर हमारी ये फाइल बन गई हमेशा यही रन करेगा। CS फाइल इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। CS फाइल केवल डिबगिंग के लिए यूज की जाएगी। जो एक्चुअल आपका रन कर रहा है वो केवल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन फाइल रन कर रही है। यही काम जावा में करते हैं, यही काम C# में भी कर सकते हो। जावा में करते हो तो आपका जो कोड होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ MSIL कोड में कन्वर्ट हो जाता है, चीजें सेम होती है। वहां पर भी बाइट कोड की एक फाइल बन जाती है, एप्लीकेशन फाइल जो रन कराते हो, यहाँ पर भी आप यही रन कराते हो। बहुत सिंपल चीज है। हालांकि ये कंसोल जो होता है तो प्रोग्राम करने के लिए होता है। अच्छा, इसमें प्रोग्राम की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। क्या प्रैक्टिस हुई? अब यहाँ पे देखिए ये 3 बार में सही हुआ हमारा। एक बार मैंने सी मिस्टेक की, एक बार सिस्टम मिस्टेक किया, तो स्पेलिंग जो हमारी मिस्टेक होती है वो सही हो जाती है। आईडी में क्या होता है? टाइप किया, इटालियन सपोर्ट आ गया, टाइप हो गया, कुछ करना नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हो। और नोटपैड पे करोगे सब कुछ करना पड़ेगा, मैनुअल एक एक केस का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी थोड़ी अच्छी बस। लेकिन एप्लीकेशन लेवल पे इसे कभी यूज नहीं कर सकते, बना ही नहीं पाएंगे इसका एप्लीकेशन कभी यार। ठीक है, चलिए इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, डजंट मैटर, आपकी चॉइस। कंसोल जो होता है ना वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकएंड होता है। जब डाउनलोड करते हैं ना तो CMD ओपन कर देना, साथ में विजुअल स्टूडियो CMD ओपन किया
और गवर्न करता डायरेक्ट विंडोज आर की असेंबली डालने वाला तो क्लियर होता है ऐसे इसमें नहीं, जो CMD होता है ना, एक्चुअल में जब जावा को आप समझते हैं तो जावा जब आपका इंस्टॉल होता है तो उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया जाता है। सेट किया क्या उसको? मैं अगर इसको यूज किया हूँ जावा जो कोड डायरेक्ट सीएमडी से रन कराता हूँ उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया है आपने? मैं इसको नहीं सेट किया है। देखिए क्या होता है ना, जावा जब यूज करते हैं उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होता है जो हमारी विंडो से इंटरेक्ट हो जाता है। हमारी विंडो में हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उससे वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। आपका जो JVM होता है वो कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर स्टूडियो जो है आपका एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन से अपना खुद का कमांड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क आपका खुद का कमांड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है, तो आप इसके कमांड प्रॉम्प्ट से काम करेंगे। अदरवाइज आप अपने उससे करना चाहते हैं तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। मतलब डॉटनेट फ्रेमवर्क को भी आपको विंडोज से अटैच कराना पड़ेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू, तब आप सब कर सकते हैं। कंसेप्ट वही होता है, सेम 100% होता है, बस तरीका अलग होता है, तो थोड़ा सा यूज करने का। अभी डजंट मैटर आप इसे करते हैं, ऐसे करते हैं या कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए अब हम आपको यहाँ पर इसको फिनिश करेंगे और आपको नेक्स्ट टॉपिक में ले चलेंगे। इसमें डेटाबेस और वेब एप्लीकेशन। कहाँ पे शुरू होगा? आज से ही डेटाबेस और वेब एप्लीकेशन। डेटाबेस सर डाटाबेस का दे तो ये करा दो डेटाबेस में फिर हो रहा है। सर हमारी क्लास नहीं सर सेम ABML से हमारा बिना डेटाबेस के एप्लीकेशन समझ आएगा। इसमें सर आपको जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, बिना डेटाबेस के आप PHP नहीं कर सकते। इसमें दो तो इसमें वही 2-3 लाइनें ऐड होनी है बस, और कनेक्शन RDB में स्कूल सर्वर ये अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस है यहाँ पे। थ्योरी होती है, थ्योरी पढ़ोगे आप यहाँ पे। इसकी स्टार्टिंग क्लास से भी होगी कोई 3% तो मैक्सिमम पड़ेगा सर ये SQL सर्वर। ASP में सर हम नहीं दे रहे अभी मेरे से कह रहे स्टैटिक क्या होता है, ये 1.5 साल पढ़ा है। भाई छोड़ दिया कितना डेढ़ साल तो कहता डेटाबेस सर डेटाबेस क्वेश्चन है ना इससे बस कर दिया है हमने डेटाबेस दे रखा है बोर होएगा। एप्लीकेशन पता नहीं क्या है। डेटाबेस आपका 3-4 क्लास में फिनिश कर लूंगा लगभग। नहीं सर अच्छे से करो, हमें कुछ नहीं अच्छे से होगा, 3-4 क्लास में कंटिन्यू होगा, अच्छे से हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसकी बात तो जैसे पट्टी बात हुई एक्चुअली ये पढ़ चुके हैं एक बार, इसलिए इनको लगता है नहीं करना चाहिए। इंटरेस्टिंग है डेटाबेस है तो बढ़िया, लेकिन वो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डिजाइन जो वो खत्म अपना कोर्स कॉन्सेप्ट खत्म सारे। आप डीबीएमएस ना चालू करा के आप एक मंडे वाला दोबारा रिवाइज करा दो तो हम भी समझ आएगा। और क्या सर, क्योंकि डीबीएमएस से ओपन करते एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर देना, ठीक है? कल से हाँ हमें वो प्रीवियस वो बता दो मंडे वाला। चलो भाई, इवेंट और डेलीगेट बताओ। डेलीगेट बताओ, कौन पाएगा डेलीगेट? कितने पढ़ाते हो? डेलीगेट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, क्या मीनिंग होती है उसकी? आज योगा डे, आप लोगों ने योगा किया या नहीं? गुरुजी योगा किया आपने आज? योगा डे सर गुरुजी सुबह से चिल्ला रहे हैं। विश किया था रात को, तो योगा भी हो जाएगा रात को। बताओ भाई, कौन बता रहा है डेलीगेट के बारे में? डेलीगेट एक तरह का फंक्शन है जिसमें बहुत सारे मेथड्स को रेफरेंस के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। डेलीगेट मेथड है उसके द्वारा काफी सारे मेथड्स को रेफरेंस के थ्रू कॉल करवा सकता है एक डेलीगेट। डेलीगेट फंक्शन है। मैसेज में बहुत सारे मेथड बनाते हैं, उसमें प्रोग्राम बनाया जाता है।
फंक्शन वही डेलीगेट फंक्शन है। या समाइड है राम बाजी से तुझे डिग्री ये फिर पढ़े लिखे लगा खबर डेलीगेट क्या होता है? डेलीगेट डेलीगेट बिलगेट के पापा है। किसने सी या सी प्लस प्लस में फंक्शन पॉइंटर पढ़ा हुआ है? किसको उसको पता है? पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर है। हाँ एड्रेस को रेफर करता है। एड्रेस को पॉइंट करता है। बेसिकली आप बोल सकते हो डेलीगेट एक तरह का फंक्शन पॉइंटर होता है जो किसी मेथड को रेफर करता है। एक तरह का फंक्शन पॉइंटर जो किसी मेथड को रेफर करता है। बेसिकली मेथड को कॉल करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि मेथड को हम डायरेक्टली क्लास के रेफरेंस के थ्रू या डायरेक्टली कॉल करें। दूसरा तरीका होता है कि उसे हम डेलीगेट के थ्रू कॉल करें। अब डेलीगेट के थ्रू क्यों कॉल करें? डेलीगेट के थ्रू कॉल करने का मतलब होता है कि अगर हम डेलीगेट के थ्रू किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हम एक साथ कई मेथड को रेफर कर सकते हैं। तो एट अ टाइम एक ही इवेंट पर एक ही टाइम पर आपकी मल्टीपल मेथड फायर हो जाएगी या कॉल हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चाहते हो कि मैं दो वैल्यू दूं, दो नंबर देता हूं और उन दो नंबरों का लिए हमने चार मेथड बनाई है। सपोज सिंपल सा एग्जांपल बोलो, एक एडिशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि एक ही बार में वो चारों मेथड कॉल हो जाए। ठीक है, तो उसका तरीका है कि या तो आप चार मेथड बनाओ, चारों को कॉल करो अलग अलग और अलग अलग नंबर दो, या ये तरीका हो सकता है कि आप चारों को एक डेलीगेट बनाओ, चारों मेथड को डेलीगेट से रजिस्टर कर दो और डेलीगेट को कॉल करो। जब डेलीगेट कॉल करोगे डेलीगेट से रजिस्टर जितनी मेथड रहेंगी वो सारी कॉल हो जाएगी। तो सिंपली समझ सकते हैं आप, डेलीगेट एक तरह का फंक्शन पॉइंटर होता है जो किसी मेथड को रेफर करने का करता है, जिसके थ्रू हम किसी मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डेलीगेट कराने का तरीका बहुत सिंपल होता है। क्या होता है? सबसे पहले यूज करते हैं आप मॉडिफायर, पब्लिक, डेलीगेट कीवर्ड होता है। ठीक है, एंड देन रिटर्न टाइप होता है, एंड देन डेलीगेट नेम होता है, और उसके बाद होते हैं पैरामीटर लिस्ट। ये डेलीगेट को डिक्लेयर करने का तरीका होता है जो आप आउटसाइड ऑफ क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास के बाहर। ठीक है, क्लास के बाहर हम इस तरह से डेलीगेट को डिक्लेयर करेंगे। पब्लिक, मॉडिफायर, डेलीगेट कीवर्ड हुआ, रिटर्न टाइप आपका कुछ भी हो सकता है, अगर नहीं है रिटर्न टाइप तो वाइड लगा सकते हैं। डेलीगेट का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप मीनिंगफुल नेम के हिसाब से, और उसमें कितने पैरामीटर पास होंगे वो पैरामीटर की लिस्ट यहां दे सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान रहे डेलीगेट और मेथड, मतलब आप जिस मेथड को डेलीगेट के थ्रू कॉल करना चाहें उसके साथ और इसके साथ कुछ कॉमन चीजें होनी चाहिए। जैसे डेलीगेट का रिटर्न टाइप और मेथड का रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। डेलीगेट के नंबर ऑफ पैरामीटर एंड मेथड के पैरामीटर विल बी सेम। टाइप ऑफ पैरामीटर मस्ट बी सेम। ठीक है, ये मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा डेलीगेट कॉल नहीं कर सकता, डेलीगेट रजिस्टर नहीं कर पाएगा। ठीक है,
तो चलिए करके देखते हैं, बहुत सिंपल चीज है। स्टूडियो करके दिखा देता हूं आपको जल्दी से। देखिए डेलीगेट करने का तरीका यहाँ पर होता है पब्लिक डेलीगेट, डेलीगेट कंटेंट टाइप या भी वाइड, और यहाँ पर दिया मैं डेलीगेट का नेम मार्जिन माई डेलीगेट, और हमने कहा एंटी यहाँ पर आई कॉमा एंटी जस्ट जे 2 का इंटरनेट ले लिया। ये डेलीगेट हमने बना लिया। अब एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वाइड सब IMT ए कॉमा व्हाटएवर। एक मेथड छोटी सी बनाई मैंने, ठीक है। इस मेथड को मैं स्टार्टिंग रखेंगे, इस मेथड को मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं कुछ ऐसे भी अगर चाहूं तो। यहां पर मैं सप्लाई कर सकता हूं पैरामीटर, एक ये तरीका हो गया। एक ये हो गया तरीका कॉल करने का, ऐसे कॉल कर सकते हैं। दूसरा हो गया डेलीगेट के थ्रू कॉल करने का, ठीक है। डेलीगेट थ्रू कैसे कॉल करेंगे? पहले आप डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माई डेलीगेट व्हाटएवर बट ओबीजे इक्वल न्यू माई डेलीगेट, और यहाँ पर सप्लाई करेंगे आप अपनी मेथड को, जिस मेथड को आप रजिस्टर करना चाहें। जहाँ पर मेथड हमारे पास है सम, ठीक है। तो सम को हमने क्या किया यहाँ पे, उसको अंदर सप्लाई कर दिया। यहाँ पर होगा क्या कि आपके इस डेलीगेट से यह मेथड रजिस्टर हो जाएगी, रेफर हो जाएगी, और अब आप जो कॉल करेंगे कैसे कॉल करेंगे, ओबीजे को ऐसे कॉल करेंगे। ये तरीका हो गया आपको कॉल करने का। सेम मेथड को इनडायरेक्टली कॉल करने का तरीका हो गया यूजिंग डेलीगेट। अगर आप इसे रन कराएंगे तो हमें एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेम और सही मिलना चाहिए। सम इज 80, ओके, बिकॉज 2060 का सम 80 होता है। मेथड हमारी कॉल हो रही है। या फिर पहले क्या कर रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका, डेलीगेट क्रिएट कर रहा है, और डेलीगेट के पास क्या कर रहा है, मेथड को रेफर कर रहा है, और मेथड रेफर हो जा रही है यहाँ पर, और मेथड ये आकर के यहाँ पे कॉल कर दे रहा है। डेलीगेट 2 तरह का होता है, सिंगल कास्ट और मल्टी कास्ट। सिंगल कास्ट डेलीगेट, मल्टी कास्ट डेलीगेट। ठीक है। सिंगल कास्ट में क्या होता है, हम एक समय में केवल एक मेथड को रेफर कर सकते हैं। मल्टी कास्ट में मल्टीपल मेथड को रेफर कर सकते हैं। जैसे मैं 2-3 मेथड बनाता हूं, यहाँ पे मान लीजिए 3 बना लिए हैं। कॉपी सर अंदर 2 मेथड, ये कुछ 3 मेथड में बनाई। मैं चाहता हूं तीनों को कॉल करना एक बार में ही, तो कैसे कॉल करेंगे, यहां पर करेंगे हम रजिस्टर डेलीगेट से। कैसे, ओबीजे प्लस इज इक्वल क्या, मेथड नेम व्हाटएवर बट, मैंने कहा यहाँ पे। फिर से अगली मेथड रजिस्टर करेंगे, ओबीजे प्लस इज इक्वल, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर रन करेंगे, आप देखेंगे हमें यहाँ पर तीनों मेथड कॉल होके मिलेंगी। सम इज 80, सब्सट्रैक्शन इज -40, मल्टीप्लिकेशन इज 12,000। ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर एक साथ तीनों मेथड इस डेलीगेट से रजिस्टर हो रही है,
और तीनों एक बार में ही क्या हो रही है, कॉल हो रही है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मैं दोबारा डेलीगेट कॉल करना चाहता हूँ। अगर मैं बिना डेलीगेट के करता तो तीनों मेथड को मुझे 3 बार कॉल करना पड़ता है, और तीनों बार में अलग अलग पैरामीटर देने पड़ते, 3 बार पैरामीटर देने पड़ते। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल टाइम कर रहे हैं। अगर इसी मेथड को मुझे 3 बार कॉल करना पड़े, मान लो ये 3 बार कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, बिना डेलीगेट क्या करना होता है हमें, ये कुल 9 बार कॉल करने की जरूरत पड़ती है आपको, लेकिन यहाँ पर हम केवल 3 बार में कॉल करके काम कर ले रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर सेकंड पर बार दिए 50 30, यहाँ पर दिए 200 और 600, 3 बार कॉल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेथड हमें 3 बार कॉल मिलेगी। लेट्स से कंसोल डॉट राइट लाइन, सर ये तो मुझे दो आपने ओबीसी की वैल्यू दी है, तो सबकी होगी या मल्टी की होगी? ये 50 वाली तो सबकी होगी ना? तीनों के लिए होगी। ये बार वैल्यू जो आ रही है ना, ये तीनों मेथड में रेफर होगी यही वैल्यू, मतलब सब में भी, मल्टीप्लाई में भी, एडिशन में भी, तीनों में भी यही सप्लाई होगा, एक ही वैल्यू। और यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर वही होगा, लेकिन 3 बार कॉल होंगी। देखिएगा, एक बार पहली बार कॉल हुआ डेलीगेट, दूसरी बार कॉल हुआ, तीसरी बार कॉल हुआ। यहाँ पर कितनी मेथड कॉल हो रहे हैं, 9 मेथड कॉल हो रहे हैं, लेकिन कितने बार कर रहे हैं हम, 3 बार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा खास बात यह है कि चलो ठीक है, पहली बार मुझे 3 कॉल करना था, दूसरी बार भी 3 कॉल करना था, तीसरी बार मुझे केवल 2 ही कॉल करनी है ना। तो क्या कर सकते हैं, तीसरी बार उस मेथड को हटा सकते हैं, खैर अनरजिस्टर कर सकते हैं। कैसे, व्हाटएवर ओबीजे माइनस इक्वल, मान लीजिए कौन सी मेथड को नहीं कॉल करना चाहते हैं, हम सब्सट्रैक्शन नहीं करना चाहते हैं, यदि नहीं कॉल होगी, थर्ड टाइम हमारी 2 मेथड कॉल होगी, सब्सट्रैक्शन नहीं कॉल होगी। एट अ टाइम हम किसी मेथड को रजिस्टर कर सकते हैं और किसी मेथड को अनरजिस्टर कर सकते हैं। जिसे कॉल करना हुआ रजिस्टर कर दिया, जिसे कॉल करना नहीं है अनरजिस्टर करके हटा दिया। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। एक ही मेथड में सब दूसरे को दे दिए टाइम मतलब वैल्यू का टाइप चेंज कर दें। ये हो गया आपका डेलीगेट। प्रोग्राम बताया याद है, और ये बस